बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4। और ये आपकी बुक का पेज नंबर 26 से ये डेरिवेशंस चल रही हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक एग्जाम्पल रह गई थी और मैंने कहा था एक छोटी सी और बात है वो बताना रह गया था। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, इसका पार्ट 2। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ख़ास बात जो इसके हवाले से आपको बता दूं, पेज नंबर 27 पे देखें, जहां पर रेडियस की इक्वेशन फाइनल आपके पास आ रही है। पीडीएफ या बुक खोल के रखें, तभी आपको पता लगेगा। ये मिस्टेक्स बहुत हैं तो इनको सही भी करना हमने ये। तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे लिखी हुई है। रेडियस बराबर है बोर्स कांस्टेंट n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, ये तो इक्वेशन 4 है, मिल गई। इसी के नीचे आप देखें, फिर इसने लिखा हुआ है एंड, और एंड के बाद फिर दोबारा बोर्स कांस्टेंट है, और उसने उसको बताया एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन z पाई m स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो z लिखा हुआ है ना, ये नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आप भी ज़रा, अगर बुक हाथ में है, पेज नंबर 27 पे एंड के बाद ये देख लें, ये z यहाँ से कट कर दें, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई। और पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें ये सब कुछ होता है। ये बस z यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक हो गई आपकी बात। एक तो ये करेक्शन करवानी थी। दूसरा जो मैं करवाना चाह रहा था यहाँ पर, कि हमारे पास जो रेडियस फाइनली एंगस्ट्रॉम में आया था, वो आया था 0.529 एंगस्ट्रॉम। यही निकाला था ना मैंने पिछली वीडियो के अंदर। तो मैं इसको अब इसकी वैल्यूज़ पुट करके आपको सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले की मदद से। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये 0.529 एंगस्ट्रॉम जो है ये कैसे आया है। तो इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? रेडियस वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, रेडियस वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल जो 2.1 दी हुई है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, आपके पास ये रहा रेडियस वाला फार्मूला। रेडियस बराबर है किसके? आपके पास एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z पाई m स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। लिखा हुआ भी है यहाँ पर, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू मौजूद है हमारे पास। इसकी वैल्यू है 8.84 इंटू 10⁻⁻12। दूसरा हमारे पास ये हो गया। अच्छा, n जो है नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर पहला शेल होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आएगी। h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। 6.625 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है हमारे पास? उसके बाद क्या रह गया? z जो है वो एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपको पता है 1 है। उसके बाद पाई की वैल्यू जो है 3.14 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है हमारे पास? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 है, सॉरी -31 किलोग्राम। अच्छा, उसके बाद फिर ई रह जाता है। ई क्या है हमारे पास? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है हमारे पास 1.602 इंटू
ये है हमारे पास -19 कूलम, -19 कूलम। इन सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में रखूँगा और इसका जवाब फिर आप जो है वो देखिएगा कि आखिर में क्या आता है। लेकिन एक बात आप जहन में रखिए, आपको एसआई यूनिट्स का पता होना चाहिए। मास का एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है, तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये एसआई यूनिट्स के अंदर हैं, ठीक है। ये बात जहन में रखें आप, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है कि एसआई यूनिट्स में मौजूद हैं ये सारी गिवन वैल्यूज़। मिसाल के तौर पर आपके पास मास जो है वो ये 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम में है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। आर जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आएगा 8.84 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय एन जो है फर्स्ट शेल में ही पहला इलेक्ट्रॉन है तो 1 के ऊपर स्क्वायर जैसा मौजूद है ना वैसा ही लिख रहा हूँ मैं, कोई रद्दोबदल नहीं कर रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एच प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻, ब्रैकेट आएगा 6.625 × 10⁻⁻34। इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि एच के ऊपर भी स्क्वायर है। डिवाइड का साइन आएगा z। एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू ये रही 3.14 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ये स्क्वायर आ गया ठीक है भाई। अब क्योंकि मैं तो ये सॉल्व कर चुका हूँ इसीलिए मैं तो कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको करना चाहिए, ठीक है। तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले तो ये जो इसका स्क्वायर है ना, आपने इस स्क्वायर को सॉल्व करना है। इसका जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करें, बाकी वैल्यूज़ को आप ना छेड़ें, ठीक है। क्या कहा मैंने, इसका स्क्वायर है इसको सॉल्व करें, इसका ऊपर स्क्वायर है इसको सॉल्व करें, और जो 1 और 1 है इनको आप ख़त्म कर दें क्योंकि 1 और 1 इसका जवाब भी 1 स्क्वायर का 1 ही आएगा। ये 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे आपके जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को तो आप ऐसे ही गायब कर दें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8.84 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात का ध्यान रहे 6.625 का तो स्क्वायर ले लें आप, 6.625 का स्क्वायर ले लें, बाकी 10⁻⁻34 पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। -34 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा -68, ठीक है। तो 6.625 का स्क्वायर जो निकलेगा वो निकलेगा 43.890 × 10⁻, पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई -68, ठीक है भाई। यहाँ पर दोबारा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी इसी तरह रहने दें आप। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.11 × 10⁻⁻31, इसको भी कोई डिस्टर्बेंस ना करें। 1.602 का स्क्वायर ले लें पहले, तो 1.602 का स्क्वायर जो है वो निकलेगा 2.5664 × 10⁻⁻19 है। -19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -38, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास। अब आप इत्मीनान से कैलकुलेटर उठाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, अच्छा वाला, क्योंकि आपसे ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका जवाब सही नहीं आएगा। आपके कैलकुलेटर पे बिल्कुल नीचे वाली जो रो है उसमें आप देखें, आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होगा, छोटा सा x, इसके साथ ये 10 बना हुआ है और उसके ऊपर ये x बना हुआ है। ये वाली की आपको नज़र आ रही है, मैंने पहले ही बताया था। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी का इस्तेमाल करें, आपका जवाब गड़बड़ नहीं करेगा जब आप साइंटिफिक नोटेशंस को हैंडल कर रहे हों, ठीक है। तो अपने कैलकुलेटर पे लिखिए 8.84 तक लिखने के बाद ये वाला बटन दबाएं, पावर आ जाएगी, फिर माइनस दबाएं, फिर 12 लिखें,
फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाएं, ठीक है, फिर 43.890 लिखें, उसके बाद फिर ये वाला बटन दबाएं और फिर उसके ऊपर पावर लिखें -68, माइनस का बटन दबाएं 68 लिख दें। अब लिखें डिवाइड, डिवाइड का बटन होगा आपकी कैलकुलेटर के ऊपर, डिवाइड का बटन पे वो दबा दें, फिर 3.14 लिखें, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाएं, फिर 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये जब भी लिखना हो ना, ये जब भी लिखना हो ये पोर्शन जो है साइंटिफिक नोटेशन का, तो ये लिखने के लिए आप इस वाली की को इस्तेमाल करें, ये बात मैं आपको बता दूं। तो 9.11 लिखने के बाद इस वाली की को प्रेस करें और उसके बाद -31 लिख दें, फिर मल्टीप्लाई की दबाएं, फिर 2.5664, फिर दोबारा इसको लिखने के लिए इसी की का इस्तेमाल करें और फिर -38 जो है वो आप लिख दें। अब आप आखिर में इक्वल का निशान होगा उसको दबा दें या आंसर लिखा हुआ है उसको दबा दें, तो आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा ये वाला। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जवाब आ जाएगा 5.284 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, ठीक है। आपके पास जवाब आएगा 5.284 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर में आएगा। ये मैंने शुरू में ही बात समझाई थी ना कि SI यूनिट्स के अंदर हैं ये सारे के सारे। तो रेडियस आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, रेडियस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट जो है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो आखिर में जो भी जवाब आएगा वो आपका मीटर में आएगा। अब आप अपनी बुक में देखें, आपकी बुक में मीटर में जवाब नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आपकी बुक में जवाब जो लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है अब आपने, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर से मिलके बनता है। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर से मिलके बनता है। आपको मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, मतलब मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है। जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, तो 5.284 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपने करना है। तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास जो है वो जवाब आएगा सेंटीमीटर में 5.284 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 सेंटीमीटर, ठीक है। अपनी बुक में आप देख लीजिए, पेज नंबर आपकी बुक का जो है वो 27, तो ये जवाब आपको लिखा हुआ अभी तक नहीं आ रहा होगा। आपकी बुक में जो जवाब लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है, मैं इसको ज़रा मिटा के लिखूं। आपकी बुक में जो जवाब लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है 0.528 इंटू 10 0.529 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है ना, देख लीजिए, यही आपकी बुक में जवाब लिखा हुआ है 0.529 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर। हमारा जवाब अभी तक ये निकला है 5.284 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 सेंटीमीटर। यहाँ पर -8 है, ये -9 है। तो पॉइंट को अगर आप देखें, पॉइंट को उठा के आप यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, 5 से आगे लेके आएंगे, राइट से लेफ़्ट आप जाएंगे तो +1 की पावर का इजाफा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये जवाब है, मैं इसको अलग लिख रहा हूँ आपका। यहाँ से यहाँ अब आएगा तो ये हो जाएगा 0.5284 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 के साथ +1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.5284 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, ठीक हो गया भाई, सेंटीमीटर। अब क्या 28 जो है, इसके साथ ये 8 लिखा हुआ है, ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 0.5294
4 को आप नेगलेक्ट कर दें, इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक जवाब निकल गया। तो सेंटीमीटर्स में मैंने, ये रहा आपकी बुक का जवाब, मैंने अलग से लिख दिया था। ठीक है, तो सेंटीमीटर में मैंने अभी आपको जो है वो जवाब आपकी बुक के मुताबिक निकाल के दिखा दिया। अब अगला स्टेप है एंगस्ट्रॉम। अगर आप देखें ना आपकी बुक में आगे बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है ना, A0 इज बोर्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 0.529 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और के बाद लिखा हुआ है 0.529, आगे उसको एंगस्ट्रॉम का सिंबल देना चाहिए था जो कि उसने नहीं दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ए का सिंबल, एंगस्ट्रॉम का सिंबल आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ तक जवाब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने खुद दे दिया यहाँ पर, तो आप भी ये लाजमी देंगे। लेकिन ये इससे ये बना कैसे, तो यहाँ पर भी सिंपली कन्वर्जन हुई है। सेंटीमीटर को आप एंगस्ट्रॉम में लेके आएंगे, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है। ठीक है, तो ये मुझे जवाब लेके आना है। तो अब मैं पहले तो इसको मिटा दूँ, अलग से लिख देता हूँ, ये रहा R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, मुझे ये लेके आना है। तो अब सेंटीमीटर से मैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम जो है, 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो लिखा हुआ है इसको मुझे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है। आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप डिवाइड करेंगे। बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। सॉरी उल्टा बोल गया मैं। एंगस्ट्रॉम जो है वो बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 10⁻8 के साथ 10⁻8 के साथ इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके इस जवाब को। वैसे अगर आप थोड़ा सा रिवर्स करें, मैंने पॉइंट को मूव करके थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दी है। असल में मिस्टेक तो नहीं की है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो पॉइंट को अभी फ़िलहाल मूव नहीं कराते, वरना आपकी जो है ना वो कैलकुलेशन गड़बड़ कर जाएगी। पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में मूव कराते हैं। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, 5.284, ना राउंड ऑफ करते हैं, कुछ भी नहीं, जैसा जवाब आ रहा है ना वैसा चलने दें। ठीक है, तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि अगर ये बारीकियों का आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर जवाब सही नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे सर ये जवाब क्यों नहीं सही आ रहा। इसलिए अभी ना राउंड ऑफ करें ना पॉइंट को मूव करें, जो जवाब आ गया सेंटीमीटर में आप इसको एंगस्ट्रॉम में लेके आ जाएं। तो ये रहा R इज इक्वल टू 5.284 इंटू 10⁻⁻9, इसको एंगस्ट्रॉम में लेके आना है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, अब आपने डिवाइड करना है इसको। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आप जाना चाहते हैं। सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है, एंगस्ट्रॉम जो है वो बड़ा यूनिट है। तो फिर छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻8 से डिवाइड करेंगे अपनी इस वैल्यू को। तो ये 5.284 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻�8। ठीक हो गया भाई। तो आपका जवाब जो है वो यहाँ पर निकलेगा 0.528 एंगस्ट्रॉम, ये जवाब निकलेगा। आपने सेंटीमीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। अब राउंड ऑफ कर लें इसको, 0.528 इसको कर लें 0.529 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक जवाब निकल आया।
ठीक है भाई, तो ये मुझे समझाना था, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आप बड़ी नाजुक डेलिकेट कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इसको पूरा आपको करके दिखा दिया। यहाँ पर तरीके भी बता दिए हैं, ज़रा सी आपने गड़बड़ की तो आपका जवाब सही नहीं आएगा। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी भाई मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, अब आप भी कीजिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2.1 की तरफ। अब इसका यूज़ होगा, अब इसका यूज़ देख लें, और फिर अगली वीडियो के अंदर हम एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो करेंगे। किसी शेल के अंदर, किसी शेल की एनर्जी क्या है, किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसको कैलकुलेट करेंगे अगली वीडियो में। अभी तो सिंपली आपकी पेज नंबर 28 पे आ जाएं, तो एग्जाम्पल 2.1 है। एग्जाम्पल 2.1 है, ठीक है भाई। इसमें ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये हाइड्रोजन के पास फोर्थ ऑर्बिट कहाँ से आ गया, चौथा शेल कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले शेल में ही आएगा। n की वैल्यू हाइड्रोजन की तो हमेशा 1 आनी चाहिए। भाई होता नेचुरली यही है बिल्कुल, लेकिन आप जो है वो शेल जो है एक से ज़्यादा हर एटम के पास होते हैं। शेल असल में वो स्पेस है, खाली जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है, तो हर एटम के पास मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास भी दूसरा शेल भी है, तीसरा भी है, चौथा, पांचवा, बहुत सारे हैं। लेकिन नॉर्मल स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर, न्यूट्रल स्टेट के अंदर हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन उसका पहले शेल में ही होता है, और n की वैल्यू वहाँ 1 होती है। ठीक है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन एटम को एक्साइटेड करेंगे, उसको हीट देंगे बहुत ज़्यादा, किसी भी तरीके से एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे हीट के ज़रिए या लाइट के ज़रिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, वो पहले शेल वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दूसरे शेल, तीसरे शेल, चौथे शेल, पांचवें शेल में जा सकता है, ऑर्बिट में जा सकता है। ऑर्बिट के लें आप, शेल के लें आप, ठीक है, एनर्जी लेवल के लें आप, तीनों नाम हैं इसके। तो रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, बोर्स कांस्टेंट आएगा, उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, n के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, z एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, बोर्स कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने देखी है 0.529 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू 4 होगी, चौथा ऑर्बिट है, स्क्वायर लगाएंगे, z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप भले इसको नेगलेक्ट कर दें। ठीक है, r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16 हो जाएगा, और फाइनली जब 0.529 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 8.46 एंगस्ट्रॉम। 8.46 एंगस्ट्रॉम ये आपका फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस आपने एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ गई बात आपको? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली डेरिवेशन हमारे पास एनर्जी की होगी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये हम फाइंड आउट करने जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल है वो भी करेंगे, लेकिन ये डेरिवेशन अच्छे से आपको समझ में जब ही आएगी, आप इस काबिल होंगे जब आप रेडियस वाली डेरिवेशन जो है उसके ऊपर पक्की अपनी ग्रिप करेंगे। कोई 25-30 पेज जो ना आप काले करेंगे प्रैक्टिस कर करके उसकी, तब जाके आपकी ग्रिप बनेगी। अगर रेडियस वाली डेरिवेशन के ऊपर ग्रिप आपकी ना बनी तो फिर आगे आने वाली डेरिवेशंस जो हैं उनमें आपको प्रॉब्लम होगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।